हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा वेटेज जिस चैप्टर की है आपके एग्जाम्स में, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। पूरा हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया है, लेकिन आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। हाँ जी, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, आज उनको हम फटाफट से रिवाइज करेंगे कि इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सारी एडजस्टमेंट्स एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगी, बहुत हेल्प करेगी एग्जाम से एक दिन पहले जब आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। हाँ या ना? सो देर किस बात की, आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एक बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो स्टॉक जो आपके ईयर एंड पे बच गया, स्टॉक विच इज लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं? तो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपको दो कॉलम्स में इस एडजस्टमेंट को डिवाइड किया है। पहला, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दे रखा है, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, हो सकता है हाँ जी हो सकता है, अगर आपको वो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी आपके परचेजेस में से एडजस्ट हो चुका है। तो परचेज में से एडजस्ट हो चुका है तो वो दोबारा से आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं करना है। तो जो भी आइटम्स आपके ट्रायल बैलेंस में आती है उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, जो भी आइटम्स एडजस्टमेंट्स में गिवन होती है उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड पे दिखाना है बैलेंस शीट में, दैट्स इट। करेक्ट। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट्स में दे रखा है, मतलब दो ट्रीटमेंट्स, तो सबसे पहले तो आपको उसकी एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आपका एसेट है, आपने डेबिट कर दिया, और ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसको क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, तो ये एंट्री आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगेन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और दूसरा ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। दोनों ट्रीटमेंट डन। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है। तो कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में दो वैल्यूज क्लोजिंग स्टॉक की दे रखी होती है, एक तो कॉस्ट और एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? कॉस्ट की सेल वैल्यू, कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास है उसको बेचने जाओगे तो कितना प्राइस आपको मिलेगा, कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, उस पे आपको क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। ये एडजस्टमेंट यहीं पे खत्म, इजी, राइट। फटाफट से देखो सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि वो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं करे, आपने सर्विसेज का बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका है, आपने पे नहीं करा है, तो रिकॉर्ड करना होगा अगेन। अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई भी अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब है वो एक्सपेंस अकाउंट से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। सिर्फ एक ट्रीटमेंट कि आपको उसको लायबिलिटी साइड पे शो करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एंट्री जो होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो ऑलरेडी आप एक्सपेंस में ऐड कर चुके हो, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। तो दोबारा से आपको उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपने पे नहीं करा। एक्सपेंस जो आपने पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कहां शो करोगे? लायबिलिटी साइड पे। एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट मतलब दो ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो एडजस्टमेंट एंट्री जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो आपको करनी होगी। एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो एक्सपेंस आपका हुआ है उसको आपको रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट करते हैं। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आपने पे नहीं करा तो आपकी लायबिलिटी है, इसीलिए टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ट्रीटमेंट क्या होगा? एडेड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग कितना, 1000 रुपीज। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेंट का एक्सपेंस है उसमें 1000 रुपीज आपको अभी और ऐड करने हैं। तो क्या होगा? एक तो आपको रेंट ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा और ये एडजस्टमेंट में दे रखा होगा। तो जो भी रेंट आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है उसमें आपको 1000 रुपीज और ऐड करने हैं। एडेड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। सिंपल। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर आउटस्टैंडिंग है
मतलब लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आपको शो करना है। खत्म। देखो मैं आपको यहाँ आज फटाफट से रिवाइज कराने आया हूँ। एग्जाम से एक दिन पहले आप इस वीडियो को आराम से देखोगे, आपको सब कुछ रिवाइज होगा। डिटेल में हम पहले ही बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। फटाफट से आओ थर्ड एडजस्टमेंट। सो थर्ड एडजस्टमेंट हमारी है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, मतलब वो एक्सपेंस जो अभी इंकर्ड नहीं हुआ, मतलब इस साल का एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस अगले साल का है लेकिन पेमेंट आपने इस साल कर दी। एक्सपेंस की पेमेंट एडवांस में कर दी है। प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, राइट। सो अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, प्रीपेड रेंट अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसको एक्सपेंस में से ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, बस आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे उसको शो करना है। अगर आप कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर रहे हो, आपका एसेट है, हाँ या ना, आपने पहले ही किसी चीज की पेमेंट कर दी, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा, एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट मतलब दो ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करना है। एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। क्यों? प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है, डेबिट होगा, और क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो एक्सपेंस में से लेस करना है, इसलिए एक्सपेंस को क्या करोगे? क्रेडिट। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आपको क्या करना है? डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। मान लो आपको ट्रायल बैलेंस में सैलरी दे रखी है, ट्रायल बैलेंस में सैलरी दे रखी है 1,20,000 की। कितने की? 1,20,000 की। आपको नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि इसमें से प्रीपेड है, क्या है? प्रीपेड है 10,000। तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये 10,000 का जो सैलरी का एक्सपेंस है वो इस साल का नहीं है, तो आप सैलरी में से उसको माइनस करोगे। यही लिखा हुआ है, डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। एक्सपेंस में से माइनस करना है, और जो प्रीपेड है मतलब ये 10,000, इसको आपको एसेट साइड पे शो करना है। सिंपल है, हाँ या ना? आप क्या करोगे? उसको एसेट साइड पे शो कर दोगे, क्योंकि वो आपका एसेट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड और एक्सपेंस में से माइनस, एडजस्टमेंट खत्म। सिंपल। फटाफट से फोर्थ एडजस्टमेंट देखो। फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? जो इनकम आप अर्न कर चुके हो, इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, इनकम विच इज रिसीवेबल इज एक्रूड इनकम। हाँ या ना? आपने कोई सर्विसेज दे दी लेकिन आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड इनकम है। ट्रीटमेंट क्या होगा देखो। तो अगर वो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, देखो ये ट्रायल बैलेंस वाला मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो एक ही ट्रीटमेंट होना है। क्यों होना है? क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आइटम आ रहा है तो इसका मतलब उसकी जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड कर चुके हो, लेजर आपने बना लिया, लेजर का बैलेंस ही तो ट्रायल बैलेंस में आता है। तो अगर एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस में आपको शो हो रही है, इसका मतलब है कि आप उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, आप उसको रिकॉर्ड कर चुके हो, इनकम में से एडजस्ट कर चुके हो। बस आपको करना क्या है? एक्रूड इनकम वाले अकाउंट को एसेट साइड पे शो करना है। क्यों? एक्रूड इनकम एसेट है। अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव होना है, एनी अमाउंट विच इज रिसीवेबल इज एन एसेट, बिल्कुल सही, तो वो आप कहां शो करोगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे, राइट। अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो सबसे पहले तो हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक्रूड इनकम डेबिट, अगेन क्योंकि एसेट है, एक्रूड इनकम आपका एसेट है, डेबिट किया, और क्योंकि आपने अभी तक इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, और इनकम जब आप रिकॉर्ड करते हो तो क्या होती है? क्रेडिट। तो इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बिल्कुल सही। ट्रीटमेंट क्या होगा? आप क्या करोगे? जो भी आपकी एक्रूड इनकम है वो आप उस इनकम अकाउंट में ऐड कर दोगे। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, ये देखो, मान लो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको कोई कमीशन इनकम दे रखी है, क्या दे रखी है? कमीशन की इनकम दे रखी है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे। कितने की? 8,000 की। 8,000 की। नीचे आपको बोला गया एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन 2,000। अगर एडजस्टमेंट में बोला एक्रूड कमीशन 2,000, तो इसका मतलब क्या है कि 2,000 रुपीज की ऐसी कमीशन है जो अभी तक आपने एडजस्ट नहीं करी, आपको अर्न हो चुकी है, आपने अर्न कर ली है, इनकम इसी साल की है, आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी। तो ये 2,000 आप क्या करोगे? कमीशन में ऐड करोगे। जब ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। इनकम कहां रिकॉर्ड होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो 8,000 रुपीज जो आपके क्या है? इनकम, आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, उसमें 2,000 ऐड कर दोगे, क्योंकि 2,000 रुपीज भी इसी साल की इनकम है, बिल्कुल, तो इसी साल रिकॉर्ड होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में जो एक्रूड इनकम है, मतलब ये 2,000 रुपीज की एसेट है,
रिसीव होना बाकी है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, खत्म, इतना आसान है, हाँ या ना। फटाफट से देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5। ओके, फिफ्थ एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑन अर्नड इनकम। मतलब ऐसी इनकम जो आपने अर्न नहीं करी है लेकिन आपको रिसीव हो गई, आपने सर्विसेज नहीं दी है लेकिन आपको पैसे रिसीव हो गए हैं। इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस और अर्नड, जो आपने अर्न नहीं करी, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, अगेन अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। बस आपको एक ट्रीटमेंट करना है। क्या ट्रीटमेंट करना है? कि जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हुई है, जो आपकी एडवांस इनकम है, वो आपकी होती है लाइबिलिटी। क्यों होती है लाइबिलिटी? पैसे मिल गए, काम तो किया ही नहीं। अगर आपको पैसे पहले ही मिल गए हैं तो आपकी एक लाइबिलिटी आ गई है कि अभी आपको काम करना बाकी है, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो कहाँ शो कर दोगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट, राइट। सबसे पहले तो आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, एडजस्ट ही नहीं किया, तो इसकी जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? इनकम अकाउंट डेबिट। क्यों? आपको क्या करना है? इस साल की इनकम तो है ही नहीं है, तो इनकम में से माइनस करना होगा। अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से सेम एग्जांपल लेते हैं कि आपको कमीशन दे रखी है। क्या दे रखी है? अगर आपको कमीशन दे रखी है कितने की? 10,000 रुपीज़ की। ओके, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे दे रखी है, ट्रायल बैलेंस में इनकम है। और आपको बोला गया कि भाई जो एडवांस इनकम है, जो आपकी एडवांस कमीशन है, वो कितनी है? 2,000 रुपीज़। कितनी है? 2,000 रुपीज़। तो मुझे एक बात बताओ, ये 10,000 आप कहाँ डालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो क्या ये 10,000 के 10,000 आपकी इनकम है? आपकी इनकम तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 10,000 में से 2,000 इस साल आपको रिसीव तो हो गए हैं लेकिन इस साल की इनकम नहीं है, तो 10,000 में से आपको 2,000 माइनस करने पड़ेंगे। इसीलिए आपने क्या किया? इनकम अकाउंट को डेबिट, कमीशन अकाउंट को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे 2,000 रुपीज से। और क्योंकि लाइबिलिटी है, अर्नड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लाइबिलिटी है, तो आपने क्या किया? उसको क्रेडिट कर दिया टू अर्नड इनकम। क्लियर है? ट्रीटमेंट वही होगा कि आप क्या करोगे? डिडक्ट कर दोगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम। मतलब कमीशन में से 2,000 रुपीज लेस करके दिखाओगे और लाइबिलिटी साइड पे 2,000 रुपीज दिखाओगे, क्योंकि एडवांस इनकम इज अ लाइबिलिटी। आपने काम वाम तो कुछ किया नहीं है, पैसे मिल गए हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है जब तक आप उसको सर्विसेज नहीं देते। सर्विसेज दे दोगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? 5 एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है, जो बहुत छोटी छोटी एडजस्टमेंट थी। अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर, ध्यान से देखो। ओके, जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं डेप्रीसिएशन। गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे हम, ध्यान से देखते हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। करेक्ट? एसेट की वैल्यू जब कम होती रहती है, जितनी कम होती है वो डेप्रीसिएशन आप रिकॉर्ड करते हो। सिंपल सी बात बोलूं, आप जितना एसेट यूज करते रहते हो, एसेट से जो बेनिफिट लेते रहते हो, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। करेक्ट है? अब डेप्रीसिएशन को मैंने यहाँ पे 2 मेथड्स में डिवाइड किया है। पहला मेथड कौन सा है? जब आप डायरेक्टली एसेट में डेप्रीसिएशन को करते हो क्रेडिट, डायरेक्टली अपने एसेट की वैल्यू को कम कर देते हो, वो हमारा पहला मेथड है। तो उसको डिस्कस करते हैं। अगर डेप्रीसिएशन आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, डेप्रीसिएशन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब क्या है? कि आप ऑलरेडी डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड कर चुके हो। बिल्कुल कर चुके हो। डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये एंट्री आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। करेक्ट? तो आपको सिर्फ इसका एक ट्रीटमेंट करना है कि जो डेप्रीसिएशन आपका एक्सपेंस है, उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। सिंपल सी बात है। तो डेप्रीसिएशन अमाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, दैट्स इट। एसेट में से लेस करके क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि आप ऑलरेडी एसेट में से लेस कर चुके हो। अगर आप ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हो? डेप्रीसिएशन टू एसेट। आपने ये वाली एंट्री रिकॉर्ड करी होगी, तभी तो डेप्रीसिएशन आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। डेप्रीसिएशन को आप डेबिट कर रहे हो, तभी तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे आ रहा है। तो ये एंट्री आप रिकॉर्ड कर चुके हो, मतलब एसेट को ऑलरेडी आप क्रेडिट कर चुके हो, तो आपको दोबारा से डेप्रीसिएशन को माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है? डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डालना है, खत्म। ठीक है? फर्स्ट मेथड में ही अगर एडजस्टमेंट हो, मतलब सिंपली आपको क्या दे रखा है एडजस्टमेंट में कि भाई डेप्रीसिएशन लगा दो, मशीनरी पे 10%, फिक्स्ड एसेट कोई भी दे रखा है उस पर कुछ परसेंटेज डेप्रीसिएशन लगा दो, लेकिन एडजस्टमेंट में दे रखा है। एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड करने की एंट्री सेम एडजस्टमेंट एंट्री, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। डेप्रीसिएशन डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और मशीनरी को आप कर रहे हो क्रेडिट क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम करनी है। ये होती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। इसका इफेक्ट क्या होगा? अगेन सेम कि डेप्रीसिएशन को आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे, राइट? और जो डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट किया है, वो अब आप
बैलेंस शीट में एसेट में से लेस करके दिखाओगे, क्योंकि अभी तक आपने किया ही नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस बनने तक क्या आपने कोई भी ऐसी एंट्री को रिकॉर्ड किया? नहीं, तभी तो एडजस्टमेंट में गिवन है, राइट। तो अब क्या करोगे, जो भी आपने डेप्रिसिएशन निकाला है वो अब आपको एसेट में से माइनस करके दिखाना है। डेप्रिसिएशन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट। जिस भी एसेट का डेप्रिसिएशन है वो आपको लेस करके दिखाना है। सिंपल, आसान है, बहुत आसान है। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड कौन सा होता है? जहां पे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो, या सिंपल भाषा में बोलूं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो। वहां पे क्या होता है कि जितना भी डेप्रिसिएशन आप एक एसेट में लगाते जाते हो हर साल, वो सारा डेप्रिसिएशन आप अलग से एक अकाउंट में एक्यूमुलेट करते हो, कलेक्ट करते हो, और उस अकाउंट का नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जो आपका फिक्स्ड एसेट होता है वो हमेशा अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहता है, उसकी वैल्यू कम ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जितना भी डेप्रिसिएशन इस पे लग रहा है वो तो आप एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो, जिसका नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो दोनों में बस सिंपल सा फर्क है, राइट। अब देखो, अब इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपने क्या मेंटेन किया है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है, इसको समझते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है? सेकेंड मेथड में आपको ट्रायल बैलेंस में अगर दोनों अकाउंट दे रखे हैं, दोनों अकाउंट मतलब एक आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे, और आपको दे रखा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कहां पे? क्रेडिट साइड पे। ये आपको क्रेडिट साइड पे दे रखा होगा और ये आपको डेबिट साइड पे दे रखा होगा। एक्यूमुलेटेड क्रेडिट साइड पे क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन है, ये वो अकाउंट है जो आपके एसेट की वैल्यू को कम करता है, राइट। तो ये आप कहां लिखते हो? क्रेडिट साइड पे, ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अब अगर आपको ये दोनों अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं प्लस एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, अगर ये आपको दोनों अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब जो इसकी जर्नल एंट्री होती है, सेकंड मेथड में इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन तो डेबिट ही होगा, डेप्रिसिएशन को आप डेबिट ही करते हो। क्रेडिट यहां पे एसेट नहीं होता, यहां पे क्रेडिट क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि जितना भी डेप्रिसिएशन है वो आप एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो, इसलिए यहां पे क्या आया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बात समझ में आती है? तो ये एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, इसीलिए ये दोनों अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सिंपली जो डेप्रिसिएशन है आपका डेबिट साइड का, ये एक्सपेंस है इस साल का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है ही, तो वो तो बेशक फर्स्ट केस हो या सेकंड केस हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा 100%। दूसरा, जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आप बैलेंस शीट में शो करते हो अपने एसेट में से लेस करके। जो भी आपका फिक्स्ड एसेट होगा उसमें आप इसको लेस करके दिखाते हो, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सिंपल, हाँ या ना? तो ये है अगर आपको ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। अब आते हैं अगर आपको ये दे रखा है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि अभी तक आपने ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने ना तो ये एंट्री रिकॉर्ड करी है ना कोई एडजस्टमेंट, कुछ नहीं करा। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसकी एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करते हो। एडजस्टमेंट एंट्री वही है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। वही सेम चीज डेप्रिसिएशन को आप कहां शो करोगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ऑलरेडी दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस में, उसमें इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड करोगे और टोटल अमाउंट लेस करोगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल कराने वाला हूं, देखो ध्यान से। इसको मैं हटाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको फटाफट से एक एग्जांपल कराता हूं। देखो अब क्या होगा, अगर आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दे रखी है तो ट्रायल बैलेंस में, आपके ट्रायल बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ रहा होगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है। तो ये तो आ रहा होगा, मान लो 1 लाख रुपीज। कितना है? 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज आपको दे रखा है, किसका है ये? मशीनरी का, मशीनरी का है, ठीक है। और आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है एट द रेट 10% ऑन मशीनरी। तो आपको ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा होगा प्लस एक मशीनरी भी दे रखी होगी। वो मशीनरी कितने की होगी? मान लेते हैं 10 लाख रुपीज की। 10 लाख रुपीज की मशीनरी है। अब ये जो मशीनरी है ये मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट ही है। क्यों है ओरिजिनल कॉस्ट? क्योंकि भाई अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो तो वो सारा डेप्रिसिएशन तो इसमें आ रहा है।
इसकी वैल्यू तो लेस ही नहीं होती, तो ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है। चलो जी ठीक है, आपको 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, डेप्रीसिएशन डेबिट करोगे टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो इस साल का जो डेप्रीसिएशन है वो अभी तक इसमें ऐड ही नहीं हुआ, इस साल का डेप्रीसिएशन अभी तक इसमें ऐड हुआ ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, 1 लाख रुपीज डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे। और जो बैलेंस शीट होगी वहां पे क्या शो करोगे कि भाई मेरी मशीनरी 10 लाख रुपीस की है, कितने की, 10 लाख रुपीस की। इसमें से आप लेस करके दिखाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपीस का दे रखा था, 1 लाख रुपीस का डेप्रीसिएशन आपने और ट्रांसफर किया तो इसका बैलेंस हो गया 2 लाख रुपीस, ये आपने माइनस करके दिखाया। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, लेकिन यहां भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज आप जाके प्रॉपर जो हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, वो आप जाके देख सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, फटाफट से आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। देखो ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हम करने वाले हैं वो है बैड डेट्स। ओके, बैड डेट्स का मतलब आपको पता ही है कि आपने सेल करी, कौन सी सेल, क्रेडिट सेल। डेटर आपके आए लेकिन डेटर ने पैसे देने से मना कर दिया, डेटर ने बोला मैं पैसे नहीं दे रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, बाय बाय टाटा। ठीक है, तो वो आपके क्या हो गए, अमाउंट विच इज इररिकवरेबल, वो आपका क्या हो जाता है, बैड डेट्स। डेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, डेटर, बैड डेटर। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर आपको बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दे रखे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, आपको पता ही है कहां दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब क्या है कि आप अपने बैड डेट्स को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है, आप अपने बैड डेट्स को करते हो डेबिट, क्योंकि लॉस है, लॉस को क्या करोगे, डेबिट, और अपने डेटर में से कम कर देते हो, क्योंकि अब आपके वो डेटर है ही नहीं, डूब गए, पैसे तो देने नहीं वाले, तो डेटर में से कम कर दोगे। ये एंट्री आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो अगर बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सिंपली बस अपने बैड डेट्स को आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। क्या करोगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि डेटर में से दोबारा से लेस करके नहीं दिखाओगे, ऑलरेडी लेस हो चुके हैं। आपने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले डेटर को क्या कर दिया है, क्रेडिट। तो जो ट्रायल बैलेंस में आपके डेटर आ रहे होंगे वो ऑलरेडी ये बैड डेट लेस करने के बाद आ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दे रखे हैं तो वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। अगर आपको कोई बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसको पहली बात तो हम क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेट्स, मतलब एडिशनल बैड डेट्स जो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करे, अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करे हैं तो आप रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। एंट्री क्या है, वही सेम। देखो एंट्री तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की वही रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट लॉस डेबिट, डेटर कम करने हैं तो डेटर क्रेडिट, सिंपल। ट्रीटमेंट वही होगा कि आप क्या करोगे, एडिट टू द बैड डेट बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बैड डेट्स दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कुछ बैड डेट्स दे रखे हैं, ये आपके क्या है, बैड डेट्स, बीडी, बैड डेट्स आपको 1000 दे रखे हैं। अच्छा ठीक है, ये आप कहां डालने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको एडजस्टमेंट में भी कुछ क्या दे दिए, फर्दर बैड डेट्स, एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट आपको 500 के दे दिए, तो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स डालोगे, टोटल बैड डेट्स इस साल के कितने हैं, 1500 रुपए, 1500 रुपीज, वो आप डाल दोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट दे रखे हैं, एडिड टू द बैड डेट बैलेंस गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब जो ये 1000 रुपीज आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसमें आप ऐड करके दिखा दोगे कि भाई 1000 प्लस फर्दर बैड डेट, टोटल मेरे बैड डेट्स कितने हो गए, 1500, खत्म। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आपको बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपने ट्रायल बैलेंस के बाद करी है, तो जो आपके बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में गिवन है वो बैलेंस शीट में डेटर में से लेस करके दिखाने, क्योंकि वो अभी तक हुए ही नहीं है। जो बैलेंस डेटर का आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा उसमें से आपके फर्दर बैड डेट माइनस ही नहीं हुए, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी, हाँ या ना। तो ये जो 500 रुपीज आपको एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, फर्दर बैड डेट्स, ये आपको डेटर में से लेस करके दिखाने होते हैं।
फर्दर बैड डेट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द डेटर्स ऑन द एसेट साइड। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बैड डेट्स की क्लियर है, बहुत ही इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ कवर कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। आपको पता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आने वाली है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट आने वाली है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको बहुत तसल्ली से समझेंगे, समझो। ओके, सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको पता है ये एडजस्टमेंट बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? इसको हमने पहले अराउंड 2 वीडियोस में कवर किया है। एक वीडियो थी अराउंड 50-55 मिनट्स की, जिसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था, और एक वीडियो में हमने इसके एग्जांपल्स करे थे। सो आई होप आपने वो दोनों वीडियोस देख ली होंगी। अब देखते हैं, इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है कि लेट्स से अगर आपके इस साल में कुछ डेटर्स हैं, आपको लग रहा है कि इस डेटर में से, जो इस साल आपके पास डेटर्स हैं, इसमें से कुछ अमाउंट आपका नेक्स्ट ईयर में बैड डेट होने वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर में आपको कुछ अमाउंट रिसीव नहीं होगा, तो आपको पता है आपका लॉस होने वाला है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि अपने एंटीसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो। बिल्कुल सही। तो अगर आपको लग रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि लॉस होने वाला है, तो वो लॉस आपको आज बुक करना है। कैसे बुक करेंगे? प्रोविजन बना के। सर बैड डेट रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है। अभी किसी भी डेटर ने आपको कम्युनिकेट तो किया ही नहीं कि मैं पैसे नहीं दे रहा। अभी आप खुद से एंटीसिपेट कर रहे हो कि भाई मेरे 1 लाख के डेटर्स हैं, इसमें से 10% अमाउंट मुझे रिसीव नहीं होगा, तो 10,000 का आप क्या बनाओगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ में आता है? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, क्या है? ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो उसका नाम होता है ओल्ड प्रोविजन, पुराना प्रोविजन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब वो प्रोविजन आपने प्रीवियस ईयर में बनाया था। इस साल जो आप प्रोविजन बनाओगे वो नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में शो होता है। अगर इस साल के ट्रायल बैलेंस में वो शो हो रहा है, तो आपने प्रीवियस ईयर में बनाया था। क्यों? प्रीवियस ईयर में आपने बनाया था इस साल के बैड डेट्स के लिए। हाँ या ना? प्रोविजन का मतलब अभी हमने क्या समझा कि अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में कुछ बैड डेट्स होने वाले हैं, तो इसी साल आप उसको रिकॉर्ड करते हो और प्रोविजन बनाते हो। तो अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ प्रोविजन आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वो आपने प्रीवियस ईयर में बनाया था इस साल के बैड डेट्स के लिए। चलो ये बात समझ में आती है। तो इस साल जो भी आपके बैड डेट्स होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते, वो उस प्रोविजन से राइट ऑफ होते हैं। तो वो प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, वो प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, वो आप यूज करते हो अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। समझ में आया? क्या लिखा मैंने? ओल्ड प्रोविजन इज यूज टू राइट ऑफ द बैड डेट्स ऑफ द करेंट ईयर। एग्जाम्पल लेंगे, ऑफकोर्स एग्जाम्पल लेंगे। मान लो आपको कुछ प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में कहाँ गिवन होगा? प्रोविजन है तो क्रेडिट साइड में गिवन होगा 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज और बैड डेट्स हो गए आपके, क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए इस साल, तो वो डेबिट साइड में गिवन होंगे कितने के? 8,000 के। कितने के गिवन है? 8,000 के। जो ये 8,000 के इस साल आपके बैड डेट्स हुए हैं, ये आपने प्रीवियस ईयर में ही एक्सपेक्ट कर लिए थे, एंटीसिपेट कर लिए थे, इसीलिए प्रीवियस ईयर में आपने 10,000 का लॉस बुक किया था, 10,000 का प्रोविजन आपने क्रिएट किया था। तो ये 8,000 आपके इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते, क्योंकि ये लॉस आप पहले ही बुक कर चुके हो। तो ये प्रोविजन यूज होता है बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? इसलिए मैंने ये लिखा कि ओल्ड प्रोविजन इज यूज टू राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ द करंट ईयर। समझ में आता है? इसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट पे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हम बाद में कवर करेंगे। आते हैं किस पे? एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में अगर आपको बोला है कि प्रोविजन क्रिएट करो, एडजस्टमेंट में दे रखा है कि इस साल का प्रोविजन क्रिएट करो, मतलब इस साल भी आपको लग रहा है कि डेटर्स में से कुछ परसेंटेज अमाउंट आपको रिसीव नहीं होने वाला, बैड डेट हो जाएगा, इसलिए आपको इस साल भी क्या चाहिए? प्रोविजन चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं कि जो इस साल आपको प्रोविजन चाहिए उसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। क्या बोलते हैं? न्यू प्रोविजन। आपको क्या चाहिए? न्यू प्रोविजन चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो। आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हो? इस साल जो आपको प्रोविजन चाहिए, तो आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लॉस बुक करना है ना भाई, आप क्या कर रहे हो? आप लॉस बुक कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, और प्रोविजन को आपने कर दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ में आता है? ठीक है। अब ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा, ध्यान से सुन लो। होता क्या है? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में शो होता है, ये हमें पता है, लेकिन कौन सी अमाउंट शो होती है उसका एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन कर रखा है उन वीडियोस में। क्या फॉर्मूला है? ध्यान से मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। जितने भी आपके बैड डेट्स हुए हैं, मतलब बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट,
ये हो गए इस साल के टोटल बैड डेट्स, जो बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं और जो बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, टोटल बैड डेट्स हो गए। फिर आपको इस साल क्या लग रहा है, इस साल आपको क्या लगता है कि कितना लॉस होने वाला है, तो ये हो गया आपका टोटल लॉस माइनस ओल्ड प्रोविजन। ऑलरेडी आप कितना लॉस बुक कर चुके हो वो आपने माइनस किया, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड होती है, वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में जो आपका न्यू प्रोविजन होता है, मतलब जितना प्रोविजन आपको इस साल चाहिए, ठीक है, वो आप क्या करते हो, डेटर में से लेस करके दिखा देते हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट मैंने आपको यही बताया था कि अगर कोई रिमेनिंग बैलेंस बचता है ओल्ड प्रोविजन का, अगर कोई ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस बच जाता है, जैसे यहां पे 2000 बच गया था, कितना बच गया 2000, तो ये आप क्या करते हो, न्यू प्रोविजन वाली अमाउंट से माइनस करते हो। ये फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो वही कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा ओल्ड प्रोविजन माइनस कर रहे हो बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन से। यही मैंने लिखा है कि अगर जो ओल्ड प्रोविजन में से कुछ बैलेंस बच जाता है वो भी आप क्या कर देते हो, न्यू प्रोविजन में से माइनस कर देते हो। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स आप कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो वीडियोस देख लेना पुरानी वाली, पक्का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो मैंने यहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। नीचे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर जो आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, अगर ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो वो आपको कहां शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन रिटर्न बैक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना लॉस आप पहले बुक कर चुके हो उतना लॉस आपको बुक नहीं करना चाहिए था, उतना लॉस आपका नहीं होने वाला। तो जितना एक्स्ट्रा लॉस आपने बुक करा है वो आप कहां डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। क्यों? लॉस को रिवर्स करना है, हाँ या ना? तो अगर आपका इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है, नेगेटिव अमाउंट आ रहा है, तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। डन, राइट? आई होप आपको फटाफट से रिवाइज हो गया होगा जो हमने पहले कर रखा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको भी समझते हैं, इसका मतलब क्या है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का पहली बात तो मीनिंग क्या होता है। देखो, आपके पास कुछ डेटर्स थे, बिल्कुल थे। अब जो आपके डेटर्स होते हैं उनके साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट? कैश डिस्काउंट का एग्रीमेंट, कि अगर आप मुझे विद इन 10 डेज पेमेंट कर दोगे, विद इन 15 डेज पेमेंट कर दोगे, तो जो भी टाइम आप अपने डेटर्स को देते हो, अगर डेटर्स उतने ही दिन में पेमेंट कर देते हैं तो आप उनको क्या देते हो, कैश डिस्काउंट देते हो। करेक्ट है? अब कैश डिस्काउंट कितना देने वाले हो वो तो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। इस साल के जो 31 मार्च में आपके डेटर्स आ रहे हैं वो आपको नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे, तो एग्जैक्ट अमाउंट तो आपको नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। लेकिन क्योंकि आपको पता होता है, आप बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हो, तो आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट पता होता है कि इतने परसेंटेज डेटर्स आपको पैसा दे देंगे और इतना डिस्काउंट आपको देना होगा, तो उसका भी आप क्या क्रिएट करते हो, प्रोविजन। अगेन सेम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके लॉसेज होने वाले हैं, अगर आपका कोई एक्सपेंस होने वाला है, आपको पता है आपको होने वाला है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, तो उसके लिए आप क्या क्रिएट करो, प्रोविजन। हाँ या ना? तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। करेक्ट। अगर कोई भी प्रोविजन आपके इस साल के ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था, लास्ट ईयर आपने उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था, लेकिन किसके लिए, इस साल के एक्सपेंस के लिए। तो जो प्रोविजन आपका इस साल ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो आपने क्यों बनाया, इस साल के डिस्काउंट अलाउड के एक्सपेंस के लिए। हाँ या ना? तो इस साल आपको जो भी डिस्काउंट अलाउड वाला एक्सपेंस होगा, जो भी आप अपने डेटर्स को डिस्काउंट देते हो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। तो जो भी आपका डिस्काउंट अलाउड वाला एक्सपेंस होता है वो आप अपने प्रोविजन से राइट ऑफ करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते। करेक्ट? यही मैंने लिखा है कि ओल्ड प्रोविजन इज यूज्ड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। करेक्ट है। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट मतलब दो ट्रीटमेंट। तो एडजस्टमेंट का मतलब है कि वो आपको क्या बोल रहे हैं कि इस साल भी आपको कुछ प्रोविजन क्रिएट करना है, जैसे आपने लास्ट ईयर किया था, इस साल भी आपको क्या करना है, कुछ प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन आप क्रिएट करोगे, एंट्री वही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्योंकि आप एक लॉस बुक कर रहे हो, एक एक्सपेंस बुक कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। कैलकुलेशन सेम है जो आपने पिछले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की करी है। क्या कैलकुलेशन होगी, देखो, जितना भी डिस्काउंट अलाउड, मतलब इस साल जितना आपने डिस्काउंट अलाउ किया, प्लस आपको क्या लग रहा है कि आप और डिस्काउंट अलाउ करने वाले हो, मतलब जो आपको न्यू प्रोविजन चाहिए, माइनस जितना आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो लास्ट ईयर। ओल्ड प्रोविजन मतलब जितना आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, तो जो भी ये अमाउंट आएगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे।
क्या मेरी बात क्लियर है? राइट, तो शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में वही ट्रीटमेंट होता है कि आप डेटर्स में से लेस करके दिखाते हो। जैसे आप जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो न्यू प्रोविजन अमाउंट होता है वो डेटर में से लेस करते हो, यहाँ पे भी जो आपका न्यू प्रोविजन होता है वो डेटर में से आप लेस करके दिखाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि उतना आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उतने पैसे आपको डिस्काउंट में देने पड़ेंगे, तो डेटर में से आप क्या करोगे? लेस करके दिखाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद यहाँ पे मैंने वही सेम चीज लिखी है, द रिमेनिंग बैलेंस इन द ओल्ड प्रोविजन। अगर जो प्रोविजन आपने बनाया था उसका कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो आप क्या कर देते हो? न्यू प्रोविजन में से माइनस करते हो। मतलब ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले की बात मैंने वहां पे करी है कि भाई पूरा का पूरा ओल्ड प्रोविजन आपको माइनस करना होता है। लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि आपका डिस्काउंट अलाउड है, ये आपका डिस्काउंट अलाउड का एक्सपेंस है कितना? 10,000 का, ठीक है। और आपने कुछ प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 15,000 का। कितने का? 15,000 का। तो पहली बात तो ये 10,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो लास्ट ईयर। तो 15,000 से 10,000 को राइट ऑफ कर दोगे। हाँ, उसके बाद आपको न्यू प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। न्यू प्रोविजन कैसे बनाते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनो। जो भी आपको डेटर्स दे रखे होंगे, जो भी आपको डेटर्स दे रखे होंगे उसमें से पहले तो आप फर्दर बैड डेट को माइनस करोगे। फर्दर बैड डेट, जो बैड डेट्स आपके हो चुके हैं उस पे आप क्या प्रोविजन बनाओगे? उसको आप क्या डिस्काउंट दोगे? वो तो डूब गए। माइनस फर्दर बैड डेट माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको लग रहा है पैसे नहीं मिलने वाले, तो पैसे ही नहीं मिलने वाले तो उनको डिस्काउंट क्या दोगे? ये जो आपका अमाउंट आएगा, जो आपका ये अमाउंट आएगा, इस पे आप प्रोविजन क्रिएट करोगे। क्या करोगे? इस पे प्रोविजन क्रिएट करोगे। मान लो ये प्रोविजन कितने का आ गया? ये प्रोविजन आ गया आपका 10,000 का। अगर ये प्रोविजन 10,000 का आया तो क्या आप पूरा का पूरा 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी आपके ओल्ड प्रोविजन में 5,000 बाकी है। 15,000 में से 10,000 तो आपने डिस्काउंट अलाउ के लिए राइट ऑफ कर दिया, अभी भी 5,000 बाकी है। तो जो नेट अमाउंट आएगा 5,000 वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। यही तो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि जितने भी आपके एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड के, प्लस जितना आपको न्यू प्रोविजन चाहिए, माइनस जो भी आपका पुराना प्रोविजन है, तो अमाउंट कितना आया? 5,000। ये 5,000 आप डेबिट करोगे, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में वही आप प्रोविजन को डेटर में से लेस करके दिखाओगे। कौन सा प्रोविजन? जो नया प्रोविजन है 10,000 वाला, ये आप डेटर में से लेस करके दिखा दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल भी ले लिया, समझा भी दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नीचे मैंने एक चीज दोबारा लिखी है कि अगर ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपका नेगेटिव फिगर आता है, जैसे हमने डाउटफुल डेट में डिस्कस किया, अगर आपका नेगेटिव फिगर आता है तो वही सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है, राइट। क्योंकि वो क्या है? प्रोविजन रिटर्न बैक। जितना प्रोविजन आपने पहले बना रखा था उतने प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर दोगे? उसको जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा होगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। बहुत एग्जांपल्स हमने अपनी वीडियोस में ले रखे हैं, अगर डाउट है तो प्लीज जाके देख लो, नहीं तो यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। देखो, ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज मैनेजर्स कमीशन। बहुत आसान सी थी, राइट। इसमें जो मेन चीज थी वो थी इसकी कैलकुलेशन। मैनेजर्स कमीशन का मतलब क्या होता है? मैनेजर कौन है? आपका एम्प्लॉय, इसको आपको कमीशन देनी होती है कई बार, राइट। जो कमीशन होती है वो आपके नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, पहले हम कैलकुलेशन पे आते हैं। अगर आपको दे रखा है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ये वर्ड्स हैं कि आपको मान लो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन देना है। बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या हो गया? कि भाई जो भी आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है कमीशन लेस करने से पहले, उस पे आपको 10% देना है। तो आप दे दोगे आराम से, जितना भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ रहा होगा मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, सिंपल कर दोगे। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 लाख रुपीज है, इसका 10% 10,000 रुपीज आपने मैनेजर कमीशन को देना है, ठीक है। ओके, सेकंड क्या होता है? सेकंड में आपको क्या दे रखा होता है? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब इसमें कुछ गोल गोल कैलकुलेशन होती है कि भाई नेट प्रॉफिट पे देना है लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम उस कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था आपको कैसे करना है। सिंपली जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा कमीशन लेस करने से पहले, सारे आप इनकम को ऐड करोगे, अभी तक जितने भी आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करें उसको माइनस करोगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। मतलब अगर आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 1 लाख रुपीज, सिंपली आपको क्या करना है? अगर 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय 110, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। अगर 5% है तो 5 डिवाइडेड बाय 105। ये आपके क्या आ जाएगी? मैनेजर की कमीशन।
क्या मेरी बात समझ में आती है? राइट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर आपको मैनेजर की कमीशन ट्रायल बैलेंस में दे रखी है तो इसका मतलब तो फिर वो नॉर्मल एक्सपेंस है, ठीक है। आपको निकाल के सब कुछ दे दिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। सिंपल, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, कहां दे रखा है? एडजस्टमेंट में, तो इसका मतलब आपने अभी तक मैनेजर की कमीशन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जैसे ही आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करते हो, उसकी एडजस्टमेंट करते हो, बिल्कुल वैसे ही होगी। सबसे पहले आप इसको रिकॉर्ड करोगे। एक्सपेंस है तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, जो आपका मैनेजर कमीशन का एक्सपेंस है उसको डेबिट करोगे। और क्योंकि आपने अभी तक पे नहीं करी, अगर एडजस्टमेंट में आ रही है तो इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं करी, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन आपकी लायबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। हाँ जी। और जो आपकी आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन है वो आप कहां शो कर दोगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी है, अभी तक आपने पे नहीं करी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही सिंपल, जितनी भी हमारी थोड़ी सी अच्छी एडजस्टमेंट्स थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब हमारी इजी एडजस्टमेंट्स बाकी है, जल्दी से खत्म करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब आपको पता ही है कि जो भी प्रोप्राइटर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसके अगेंस्ट में बिजनेस उसको इंटरेस्ट पे करता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है कहां पे? ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो सिंपली आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है ना भाई, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, किसको? प्रोप्राइटर को। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस अलग, ओनर अलग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यस और नो। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो वो कहां शो करेगा? सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, खत्म। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, जो कि आपको एडजस्टमेंट में ही दे रखा होगा, उसके दो ट्रीटमेंट्स आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड करोगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जैसे ही डेबिट किया, इसको देना किसको है? आपके ओनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलने वाला है? ओनर को मिलने वाला है। तो ओनर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और कैपिटल में ऐड करोगे तो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। तो जब भी ओनर को कुछ मिलना होता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब भी ओनर को कुछ देना होता है या लॉस होता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। करेक्ट है। अब इसका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? अगेन सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो वो आप क्या कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे। और बैलेंस शीट में क्या होगा? जो भी ओनर का अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, उसमें आप ऐड कर दोगे, क्योंकि ये ओनर को मिलना है, एडेड टू द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड। बहुत ही सिंपल सी एडजस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगेन वेरी सिंपल। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे होता ये है कि ओनर बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो बिजनेस क्या बोलता है कि भाई मुझे भी इस पे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। जब ओनर ने पैसे दिए थे बिजनेस को, तो उसके अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट मिला था। अब बिजनेस पैसे दे रहा है ओनर को, अगर ओनर विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस पैसे दे रहा है ओनर को, तो बिजनेस भी उससे क्या मांगता है? अपने को इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है? बिजनेस के लिए एक इनकम होती है। बिजनेस को अमाउंट रिसीव हो रहा है, किससे? ओनर से हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो, अमाउंट रिसीव होगा तो उसके लिए इनकम है, क्रेडिट साइड पे डाल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। करेक्ट है। अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है, जो कि आपको एडजस्टमेंट में ही दे रखा होगा, इसकी आप पहले एंट्री रिकॉर्ड करोगे। क्या एंट्री होगी? ये जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हो, कहां से ले रहे हो? ओनर से ले रहे हो, राइट। तो उसका जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है उसको आप डेबिट करोगे। ड्राइंग्स अकाउंट का मतलब क्या है? कैपिटल अकाउंट को कम करना, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। ड्राइंग्स क्या करती है? कैपिटल को कम करती है, क्योंकि ये ओनर को देना होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होता है, इसलिए आपने क्या कर दिया? ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि बिजनेस की इनकम है, क्या है? बिजनेस की इनकम, तो बिजनेस की इनकम है तो आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही क्रेडिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम है। बैलेंस शीट में क्या होगा? तो जो भी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो आप क्या कर रहे हो? ड्राइंग्स में ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ड्राइंग्स में ऐड कर रहे हो। ओनर की जितनी भी ड्राइंग्स होगी उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर रहे हो, और टोटल ड्राइंग्स जो होती है वो कैपिटल में से माइनस होती है। देखो सिंपल सी बात है, जो भी ओनर को पे करना होता है वो कैपिटल से माइनस होता है, जो भी ओनर को मिलता है वो कैपिटल में ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि ओनर को पे करना है तो कैपिटल में से माइनस करके आप दिखा दोगे। मैंने क्या लिखा कि पहले आप क्या करोगे? ड्राइंग्स में ऐड कर दोगे, एडेड टू द ड्राइंग्स, एंड देन द टोटल ड्राइंग अमाउंट, जितना भी टोटल ड्राइंग का अमाउंट हो जाएगा
वो आप डिडक्ट करके दिखा देते हो कैपिटल में से, तो इवेंचुअली कैपिटल में से माइनस करके आपको दिखाना होता है, सिंपल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 13, अब है आपकी गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। पहली है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर्स फॉर स्टाफ वेलफेयर। ये हमने डिस्कस की थी कि कई बार बिजनेस, लेट्स से बिजनेस अगर चॉकलेट्स बना रहा है या कोई भी गुड्स बना रहा है तो वो कई बार अपने स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके वेलफेयर के लिए। अब किसी स्टाफ को भूख लग रही है तो चॉकलेट खिला दी उसको, अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कर सकता है, करने भी चाहिए, राइट। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका एक बिजनेस का एक्सपेंस होता है जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होता है। अगर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, सिंपली बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। ये ऑलरेडी आपके परचेजेस में से एडजस्ट हो चुका है, सिंपली बस आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, एक ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, जो नॉर्मली एडजस्टमेंट में ही दे रखा होगा, तो पहले आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड कैसे करोगे, एक्सपेंस है तो डेबिट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, डेबिट। और क्योंकि आपने अपने गुड्स दे दिए, बिजनेस ने अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो गुड्स जब कम होते हैं तो परचेजेस को कर देते हो क्रेडिट। जिस भी केस में बिजनेस के गुड्स कम होते हैं, एक्सेप्ट सेल्स, सेल्स में भी बिजनेस के गुड्स कम होते हैं, लेकिन क्या ये सेल्स है, नहीं, आपने सिंपली बस अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उस केस में आप क्या करते हो, परचेजेस को करते हो क्रेडिट। तो आपको परचेज में से माइनस करके दिखाना होगा, राइट। तो इसके दो ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप परचेज में से माइनस करके दिखाओगे, जो भी आपका परचेजेस दे रखा होगा आपको ट्रायल बैलेंस में, उसमें से आप इसको माइनस करके दिखाओगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंस भी है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो दोनों ही ट्रीटमेंट इस बार क्या हो रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो रहे हैं, बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी है ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने अपने बिजनेस के गुड्स खुद ही ले लिए। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, आपका बिजनेस अगर चॉकलेट बेचने का था, आपका बिजनेस अगर चॉकलेट्स का है, ओनर अगर वही चॉकलेट्स कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है या घर ले जाता है, तो उसको क्या मानते हैं, ड्रॉइंग्स, कि भाई बिजनेस के गुड्स जो हैं वो ओनर लेके चला गया, तो वो आपकी क्या मानी जाती है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, फ्रॉम की जगह आप यहाँ पे लिख दो फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, सिंपल सी बात है। अगर आपको ड्रॉइंग्स ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, ठीक है, आपको ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है परचेजेस से। देखो कोई भी आइटम जो ट्रायल बैलेंस में आती है, इसका मतलब उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, एडजस्टमेंट उसकी हो चुकी है, उसका ट्रीटमेंट एक ही बार ही होगा, और क्या होगा, कैपिटल में से लेस। जो भी ड्राइंग्स होती है वो कैपिटल में से लेस होती है, तो सिंपली आपको कैपिटल में से लेस करके दिखाना है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री, राइट। क्या होगी एडजस्टमेंट एंट्री, ध्यान से देखो, ड्राइंग्स को डेबिट करोगे। देखो ड्राइंग्स तो डेबिट ही होती है, क्यों होती है डेबिट, क्योंकि वो कैपिटल को कम करती है, कैपिटल को कम करती है तो डेबिट ही होगी, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, करेक्ट है। ड्राइंग डेबिट कर दी, समझ में आ गया। उसके बाद टू परचेजेस, जैसे मैंने भी आपको बताया, क्योंकि बिजनेस के गुड्स कम हो रहे हैं, बिजनेस के गुड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आप क्या करते हो, परचेजेस को करते हो क्रेडिट। तो आपने वही किया। इफेक्ट क्या होगा, देखो ध्यान से, पहला इफेक्ट होगा कि आप इसको परचेजेस में से माइनस करके दिखाओगे। परचेजेस में से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने गुड्स कंज्यूम कर लिए, आपके गुड्स कम हो गए, बिजनेस के गुड्स कम हो रहे हैं, और वहां पे आप क्या करते हो, परचेजेस में से माइनस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जहां आप परचेजेस लिखोगे, लेस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, सिंपल। दूसरा ट्रीटमेंट वही कि कैपिटल में से माइनस, ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस होगी, तो आप कैपिटल में से माइनस करके दिखा दोगे, सिंपल ट्रीटमेंट, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी है कि अगर आप गुड्स एज चैरिटी या डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं कि अपने गुड्स क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज चैरिटी या डोनेशन। तो अगर आपको चैरिटी का जो एक्सपेंस है, अब अगर चैरिटी कर रहे हैं या डोनेशन कर रहे हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंस तो हो रहा है ना भाई, बिजनेस का खर्चा तो हो ही रहा है, तो वो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो बस आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, जो भी आपका चैरिटी का एक्सपेंस है या डोनेशन का एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि आपने कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज चैरिटी, तो पहले आपको रिकॉर्ड करना होगा, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे रिकॉर्ड करोगे, चैरिटी या डोनेशन एक्सपेंस डेबिट, क्यों, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस को क्या करते हो, डेबिट। और क्योंकि आपके बिजनेस के गुड्स कम हो गए, आपके बिजनेस के गुड्स कम हो रहे हैं, तो आपने परचेजेस को कर दिया क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, राइट। सिंपल एंट्री। क्या करेंगे आप खुद सोचो, सबसे पहले परचेजेस में से माइनस करेंगे, तो जो भी आपकी गुड्स वाली एडजस्टमेंट्स है, अगर गुड्स कम हो रहे हैं तो उसका एक ट्रीटमेंट तो फिक्स है कि परचेज में से माइनस होगा। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है,
आपका डोनेशन एक्सपेंस है, चैरिटी एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे बैलेंस शीट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बस 2-3 एडजस्टमेंट और फिर खत्म होने वाला है। और ये एडजस्टमेंट ध्यान से समझनी है, ध्यान से समझनी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है कि भाई अगर आपके स्टॉक मतलब आपके गुड्स उसका कोई लॉस होता है लेकिन एबनॉर्मल रीजंस की वजह से, आग लग गई, चोरी हो गई, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो, नेचुरल डिजास्टर से कुछ भी हो रहा है अगर, राइट, एबनॉर्मल जो इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से कुछ हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ स्टॉक। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट होगी? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको सिंपली यहां पे दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, लेट्स से आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है लॉस बाय फायर, क्या दे दिया? लॉस बाय फायर, कि भाई इतना लॉस हुआ है आग लगने की वजह से। सिंपली आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे, बात ही खत्म। इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसके आने के चांसेस नहीं होते, एडजस्टमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट में अगर आपको दे रखा है कि भाई आपके बिजनेस में आग लग गई, गुड्स जल गए, अच्छा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 केसेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2 केसेस में डिवाइड किया है। कैसा? कि भाई अगर कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई इंश्योरेंस ही नहीं था। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसेस अपने स्टॉक का इंश्योरेंस लेते हैं, अपने गुड्स का इंश्योरेंस लेते हैं कि इन केस मेरे स्टॉक का लॉस होता है, आग लग जाती है या चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। राइट, ओके, तो अगर कोई भी इंश्योरेंस नहीं था, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर टू परचेजेस। क्यों? लॉस बाय एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो उसको आपने डेबिट क्यों किया? क्योंकि लॉस है, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। लॉस हुआ है, डेबिट, अगेन आपके गुड्स कम हो गए, गुड्स कम होते हैं तो परचेजेस को आप क्या कर देते हो? क्रेडिट। एंट्री बहुत क्लियर है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? परचेजेस कम हो रहे हैं, पहला ट्रीटमेंट आपको पता है कि परचेज में से लेस कर दोगे। दूसरा लॉस बाय फायर है, लॉस हुआ है ना, और लॉस कहां रिकॉर्ड करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है बैलेंस शीट में, सिंपल है। लेकिन इंपॉर्टेंट पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस था, अगर आपने अपने स्टॉक का, अपने गुड्स का इंश्योरेंस ले रखा था, उस केस में क्या होगा? एंट्री तो सेम रिकॉर्ड होगी कि भाई लॉस हुआ है आपका, पहले तो अपना लॉस बुक करोगे, और आपके गुड्स कम हुए हैं तो परचेजेस को कम करोगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्योंकि आपके गुड्स तो जल गए। इसका मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। देखो, मान लो आपको बोला हुआ है कि जो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है, लॉस बाय फायर जो आपका हुआ है, जो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, मान लेते हैं 10,000 रुपीज के, एडजस्टमेंट में दे रखा है, ठीक है, 10,000, तो 10,000 रुपीज के गुड्स कम हो गए ना भाई, गुड्स तो आपके 10,000 के कम हुए हैं, तो पूरा का पूरा जितना भी लॉस हुआ है वो आप परचेजेस में से माइनस करोगे। ये 10,000 आप परचेजेस में से माइनस तो करोगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको दे रखा है कि इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया, वो क्लेम एक्सेप्ट किया 7,000 का। कितने का? 7,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 7,000 रुपीज देने के लिए तैयार है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप अपना लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, क्या पूरा 10,000 रुपीज से करोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 10,000 में से 7,000 तो आपको वापस मिलने वाले हैं, हाँ या ना? तो जो इन दोनों का माइनस करके फिगर आएगा 3,000, ये हुआ है आपका नेट लॉस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। तो पूरा का पूरा 10,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाओगे, क्योंकि पूरा 10,000 रुपए का लॉस नहीं हुआ है, लॉस आपको सिर्फ 3,000 रुपए का हुआ है। तो जो लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 3,000 का हुआ, 3,000 से रिकॉर्ड किया। ये 7,000 रुपीज आपके लिए एक एसेट है। एसेट क्यों है? एसेट इसलिए है क्योंकि अब आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। एनी अमाउंट विच इज रिसीवेबल इज कॉल्ड एसेट। तो 7,000 रुपीज आपको क्योंकि मिलने वाले हैं, तो इस 7,000 रुपीज को आप कहां शो करोगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, इंश्योरेंस क्लेम। समझ में आ गया? जल्दी से रिवाइज करा दिया मैंने, आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा और बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपकी है सेकंड लास्ट, इसके पास एक और है और फिर खत्म। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब क्या होता है? समझाया था मैंने। इसका मतलब होता है कि आप गुड्स को सेल कर देते हो, लेकिन अप्रूवल बेसिस पे, कि जब कस्टमर अप्रूव करेगा, एक्चुअली में सेल आपकी तब होगी। लेकिन बिजनेस क्या करते हैं? जैसे ही अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, उसी टाइम सेल को रिकॉर्ड कर देते हैं, मतलब उसी टाइम वो सेल रिकॉर्ड हो जाती है डेटर टू सेल्स। क्यों? क्योंकि बिजनेस को क्या लगता है कि यार अप्रूवल तो आ ही जाएगा, तो आप क्या करते हो? उसी टाइम अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में दे दिया कि भाई आपने कुछ गुड्स सेल करी थी ऑन अप्रूवल बेसिस और अभी तक अप्रूवल नहीं आई,
31 मार्च तक अगर अप्रूवल नहीं आई, तो जब तक अप्रूवल नहीं आएगी तब तक आप अपनी सेल नहीं मानोगे। तो जो सेल आपने रिकॉर्ड करी थी इसको आपको रिवर्स करना होगा। क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। ये सेल आप नहीं मान सकते अपनी। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी? इसको रिवर्स करो। हाँ या ना? तो रिवर्स कैसे करेंगे? सेल्स को डेबिट और डेटर को क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट आपने डेबिट किया, डेटर को क्रेडिट किया, तो क्या करोगे? सेल्स में से माइनस करके दिखाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस करोगे, क्योंकि अप्रूवल नहीं आई तो सेल्स नहीं मान सकते, और डेटर में से भी माइनस करोगे, डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि आपने जब अपने गुड्स कस्टमर्स के घर भेजे तो क्लोजिंग स्टॉक में तो वो आ ही नहीं रहा होगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो आपके बिजनेस में, आपके गोडाउन में गुड्स पड़े हैं। हाँ या ना? आपने गुड्स भेज दिए, गुड्स किसके पास है? कस्टमर के पास, लेकिन सेल हुई क्या? सेल तो हुई नहीं। अब क्योंकि आप अपनी सेल को रिवर्स कर रहे हो, तो जो गुड्स आपके पास नहीं है लेकिन आप सेल नहीं मान रहे, तो वो भी आपको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाने होते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करोगे? डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हो भाई? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपका पहले आ रहा होगा उसमें इसको ऐड करके दिखाओगे, एडेड टू द क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी बात है ना। अगर गुड्स आपने सेल नहीं करी है तो अपने स्टॉक का पार्ट तो मानोगे ना आप। जब तक उसकी सेल नहीं होती वो आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट, उसको मान के चलोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपने ऐड कर दिया, सिंपल। और बैलेंस शीट में जो आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे उसमें भी इसको ऐड कर दोगे। सिंपल है ना? है तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट एडजस्टमेंट और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो मुझे आपको बतानी है वो है इंप्लाइड एडजस्टमेंट या फिर हिडन एडजस्टमेंट। मैंने ये भी यहाँ पे इंक्लूड करी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हिडन एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी जो आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा होगा। जैसे आपको ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे इंफॉर्मेशन में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स क्लियरली स्पेसिफाई करके दे रखी होंगी। ये ऐसी एडजस्टमेंट्स है जो ट्रायल बैलेंस में ही होंगी, ट्रायल बैलेंस में छुपी हुई होंगी, और आपको आइडेंटिफाई करना है। सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लोन लिया किसी से, क्या लिया? लोन लिया, और ट्रायल बैलेंस में गिवन है 10% लोन फ्रॉम पिंकू। आपको क्या दे रखा है कि आपने 10% लोन लिया पिंकू से। ये जो 10% है ये लोन का इंटरेस्ट रेट है, लोन पे जो इंटरेस्ट आपको पे करना है। करेक्ट है? लिखा हुआ है 1 अप्रैल को लिया। कितने का? 1 लाख रुपीस का। क्योंकि आपने लोन लिया, लाइबिलिटी है, ट्रायल बैलेंस में कहां रहा होगा? क्रेडिट साइड पे। बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना था, और अगर आपने पे किया होगा तो ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ या ना? तो आपको देखना है कि भाई क्या 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब अभी तक आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया तो आपको रिकॉर्ड करना होगा या नहीं करना होगा। तो ये जो 10% आपको गिवन है, ये जो डेट आपको गिवन है, इसीलिए गिवन है कि भाई एडजस्टमेंट है, समझ जाओ और कर लो। ठीक है? तो आपको क्या करना होगा? आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा 10% ऑफ 1 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और क्योंकि आपने पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करोगे। बात समझ में आ रही है? फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको उन्होंने बताया नहीं है, अब आपको खुद से ढूंढना है। ढूंढ सकते हो, हिंट आपको गिवन था। जैसे यहाँ पे सैलरी में ब्रैकेट में लिखा 11 मंथ्स, उन्होंने आपको हिंट क्या दिया कि ये सैलरी 11 मंथ्स की है। मतलब हिंट ये है कि 1 महीने की सैलरी आपने रिकॉर्ड नहीं करी है, 1 महीने की सैलरी आपने पे नहीं करी है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1 महीने की। ये हिंट आपको दे रखा है। नीचे एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है लेकिन ट्रायल बैलेंस में हिंट दे रखा है। तो आप क्या करोगे? 99,000 11 मंथ्स की है तो 9,000 1 मंथ की है। हाँ या ना? 99,000 आपने रिकॉर्ड कर रखा है 11 महीने का, 1 महीने का 9,000 रुपये आया, तो ये 9,000 की आपको एडजस्टमेंट करनी है। मतलब पहला तो आप सैलरी में ऐड करोगे, सैलरी में 9,000 रुपीज ऐड कर दोगे क्योंकि आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड करना है, और क्योंकि ये 9,000 रुपये आपने पे नहीं करे, आउटस्टैंडिंग सैलरी आप बैलेंस शीट में दिखा दोगे। एडजस्टमेंट वही है जो हमने पहले पढ़ी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पहले पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे आपको फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क ये है कि आपको बताया नहीं गया है, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है और आप कर लोगे इजीली, राइट। एक एग्जांपल मैंने और दे रखा है, फटाफट से देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम ब्रैकेट में दिया है एनुअल इंश्योरेंस पेड अप टू 30 जून। इसका मतलब क्या है कि जो इंश्योरेंस आपने पे किया है 36,000 का, वो एनुअल है, मतलब पूरे 12 महीने का है। कब तक पे कर चुके हो? 30 जून 2021। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ईयर एंड हो रहा होगा वो होगा 31 मार्च 2021 को।
ठीक है। अब आपने 30 जून का इंश्योरेंस पे कर दिया, 30 जून तक का, तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मई जून, नेक्स्ट ईयर के 3 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। तो ये जो 3 महीने का एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया है ये है प्रीपेड। आपको गिवन नहीं था, आपको हिंट दे रखा था कि आपने 30 जून तक का पे कर दिया, तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि ये 3 महीने का इंश्योरेंस एडवांस में पे किया आपने। तो आप कैसे निकालोगे, 36,000 पूरे 12 महीने का, एक महीने का कितना हो गया 3,000, 3 महीने का कितना हो गया 9,000, तो 9,000 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है। फिर तो आपको एडजस्टमेंट पता ही है कि 9,000 रुपीज आप अपने एक्सपेंस में से माइनस करोगे, क्योंकि इस साल का एक्सपेंस ही नहीं है, और 9,000 रुपीज एसेट साइड पे शो करोगे। क्यों, क्योंकि एसेट है ना, एक्सपेंस एडवांस में पे किया, हाँ या ना। ओके राइट, सो हमने 18 एडजस्टमेंट्स एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिए, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस करी है। ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट से भागता गया, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, हाँ या ना। सो थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है। मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप फटाफट से एक ही वीडियो में सारी एडजस्टमेंट्स को रिवाइज कर लो। अगर वो हो पाया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको एडजस्टमेंट समझ में आई है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत यूजफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर देना। बहुत एफर्ट लगाए हैं इस वीडियो को बनाने में। नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय।